सर आज का हमारा टारगेट 3 एकर्स 5 OP आज के हमारे 3 एरियाज 580 560 और चैप्टर 15 यानी कि आपका रिव्यू का ISRE 1400 स्टार्ट है। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन 570। अगर आपको याद हो तो हमने जब 14 किया था हमने उसको लपेट दिया था, बीच में कर दिया था। तो मैं चाहूँगा कि जो भी उसके दो तीन सवाल हैं वो करें, मसला आएगा तो हम उसके ऊपर कल बात कर लेंगे। सर गोइंग सर अगर टाइम बच गया तो हम उसको भी बीच में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, 580 की जब हम लोग बात करते हैं तो 580 के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि ICAP आपसे टेस्ट करने की कोशिश करता है। ये इस वक्त 580 है, मतलब एक ऐसा एरिया जो कि एक पेज से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पेज पे जाते साथ ही ख़त्म हो जाता है। आई कैन सेफली से कि ये वाला जो एरिया है डाउट वाला, और इफ़ रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, ये उसका सबसे चहीता एरिया। अगर 17 सवाल उसने पूछे हैं स्प्रिंग 22 तक, तो शायद 17 में से तकरीबन आधे सवाल सिर्फ इन्हीं एरियाज के हैं। तो यू कैन मार्क दिस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम एंटायर बुक कि आधे से ज़्यादा सवाल उसने इसी यहाँ से लेके और जनाब अगले पेज पे यहाँ तक उसने टेस्ट किया। कभी वो आपसे डाउट पूछ लेगा या कभी वो आपसे पूछ लेगा कि सर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की गई। पार्ट ए पार्ट बी करके वो चलाता है, और उसमें से भी नॉर्मली डाउट के ऊपर उसका फोकस ज़्यादा। अभी देखते हैं तो हमें मज़ीद आइडिया होगा। शुरू करते हैं फ्रॉम द स्प्रिंग 11 अटैम्प्ट। तैयार है सर? 7 नंबर का सवाल, स्पेसिफाई द सिचुएशंस। ऊपर उसने सिर्फ कहानी बताई कि ये होता क्या है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। स्पेसिफाई द सिचुएशंस विच मे क्रिएट डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, और बताएं कि ऐसे हालात में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो डाउट के ऊपर सबसे पहला सवाल, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डाउट की सारी बातें, डाउट की सारी ये जो बातें लिखी हुई हैं सर, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, ये आपने उठा कर लिख देनी है। आपके 7 नंबर पक्के, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेट क्रैमिंग बेस्ड रहेगी। असल में पुराने जितने भी सवाल हैं ना, वो आपको थोड़े से ज़्यादा वैल्यूड मिलेंगे। अब आजकल अगर मैं पूछेगा तो वो 7 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, वो पूछ रहा है 5 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। तो पुराने सवाल थोड़े से ज़्यादा ओवर वैल्यू होते हैं, तो उस पर आपने परेशानी नहीं होगी। मगर अगर वो आपसे डाउट की बात कर रहा है तो आपने ये सारी की सारी लाइनें उठा के डाल देनी है, बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड सवाल है। तो ज़रा मुझे बताएंगे क्वेश्चन का रेफरेंस, अटैम्प्ट का रेफरेंस बताएंगे? यहाँ लिख दो स्प्रिंग 11, लिख दिया मैंने। हाँ जी, एक सवाल यहाँ पे था सर। इसमें 2 सवाल पूछे ना कि सिचुएशन बजाय जहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन, दरमियान वाली 2 सिचुएशन, ऊपर वाले 2 कोर्स ऑफ एक्शन। ये वही बात है, ये प्री कंडीशंस एवेल्युएट कैसे करेंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं, ऊपर चलते हैं। स्प्रिंग 12
State the matters that you will consider as an auditor while assessing the reliability of representations made by the management. डिस्क्राइब करें क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास अवेलेबल हैं अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे आपको रिप्रेजेंटेशन देना। एक तरफ वो डाउट की बात कर रहा है और नेक्स्ट वो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। तो सर 5 नंबर के लिए ऊपर वाली बातें और 5 नंबर के लिए अगली पेज की ये वाली कहानी। तो ज़रा मुझे अटेम्प्ट का रेफरेंस देंगे। स्प्रिंग यहाँ लिख देते हैं सर, स्प्रिंग 12 यहाँ भी और यहाँ भी। स्प्रिंग 12 से ये हमारे पास पहला सवाल। डन। लेट्स गो बैक। अच्छा जी, 17 कर लिया, 16 कर लिया। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर वुड डील विद द सिचुएशन वेयर ही इज इन डाउट रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी। कितने मार्क्स हैं? अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 12। उससे पहले कब आया था? स्प्रिंग 12 में। तो एक साल में 2 दफ़ा एक ही सवाल पूछ लिया है क्या आपने? एक साल में एक ही दफ़ा, सॉरी एक साल में एक ही सवाल 2 दफ़ा उसने पूछ लिया। यहाँ से एक और हमारे पास मिथ क्रैक होती है कि जो चीज़ रिसेंटली पूछ ली है वो दोबारा से नहीं आएगी, वो आ सकती है, वो आ सकती है। तो सर ऑटम 12 पे जाके मैं दोबारा से लिख दूँ? ज़्यादा घबराएंगे तो नहीं आप लोग? पक्की बात है। तो यहाँ पे ऑटम 12 अभी तक 3 सवाल किए, तीनों का रेफरेंस मुझे यहाँ पर मिल गया। स्प्रिंग 11 का भी, स्प्रिंग 12 का भी और ऑटम 12 का भी। वापस आते हैं। अच्छा जी, ऊपर एक केस स्टडी आ गई। स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स लिमिटेड, इसको जरा अंडरलाइन करते हैं। SVL स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है हैवी व्हीकल्स। एज द जॉब इन चार्ज ऑन SVL's ऑडिट, आपको एक सिचुएशन नज़र आ रही है, वो क्या है इसको पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द रिटन रिप्रेजेंटेशन, आपको मिल चुकी है, यानी कि नॉट प्रोवाइडेड वाला सीन नहीं है, आपके हाथों में उनकी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। दैट लाइव्स ऑफ फिक्स एसेट्स आर रियलिस्टिकली एस्टिमेटेड, किसके ऊपर आपने ली है? फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ के ऊपर। सिमिलर रिप्रेजेंटेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों का जब ऑडिट हुआ तब भी आपको इस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई। However, SVL has incurred loss on the disposal of the fixed assets because of which आपको लगता है कि जो उन्होंने लाइफ एस्टिमेट की थी वो सही नहीं थी। डाउट सवाल ये है कि जो उन्होंने आपको रिप्रेजेंटेशन दी है, अब हकीकत में जब आपने उसको देखा, जो ट्रांजैक्शन को आपने इवेल्युएट किया वो उसके मुताबिक नहीं है जो कि उन्होंने आपको लिख के दी है। तो क्या मैं ये कह दूं कि रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड? नहीं, मैं क्या बोलूँगा? प्रोवाइड कर दी है मगर मुझे उसके ऊपर रिलायंस नहीं आ रही। इन अदर वर्ड्स डाउट। ये हमने अज्यूम नहीं कर रहे, हमारे सामने नहीं, हमने जवाब क्या देना है, उसने एक स्टेटमेंट बता दी। अब सवाल, अब आपको डाउट आ गया। हाँ डाउट आ गया। तो जब आपको डाउट आ गया तो अब आप क्या करेंगे? उनकी इंटेग्रिटी को दोबारा से री इवेलुएट करेंगे। तो सर ये भी सेम दोबारा से उसने सिर्फ और सिर्फ एक सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करके पूछा आपसे क्या है? डाउट। रेफरेंस कौन सा है टर्म का? स्प्रिंग। तो क्या मैं ये कह दूं कि कंसेक्यूटिव 4 अटेम्प्ट्स का सवाल है, इतना पसंद है उसको। कुछ भी अगर आपको समझ ना आए कि इसमें से क्या याद करें, कम से कम ये डाउट वाली बातों को उठा के क्रैम कर लीजिएगा, आपको शायद मुफ्त के 3, 4, 5 नंबर एग्ज़ाम में मिल जाए। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि आपको इजी मार्क्स दे रहे होते हैं, शर्त ये है कि आप उन तक ज़रा जल्दी पहुंच जाए। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। डिस्कस करें द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अबव सिचुएशन। लिस्ट डाउन द स्टेप्स जो कि आप लेंगे और पॉसिबल इम्पैक्ट बताएं ऑन द रिपोर्ट इफ़ द मैनेजमेंट इज़ नॉट विलिंग यू टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन। 11 नंबर के लिए 3 बातें।
जो आखिरी बात कर रहा है, सवाल देखे बिना भी हम उसका आंसर कर सकते हैं। स्कोप लिमिटेशन मटीरियल होगी तो क्वालिफाइड, परवेसिव होगी तो डिस्क्लेमर, और उससे पहले ट्राई करेंगे विड्रॉ इफ प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल। अब थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। इनमें ऐड कर सकते हैं कि दो चार्जेस गवर्नर से डिस्कस। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ करेंगे, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? हाशिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस। Its products are popular in the market mainly because company provides a replacement warranty. कंपनी वारंटी देती है जिसकी वजह से इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में चलते हैं, सेल होते हैं। शायद इसका कंपैरेटर वो वारंटी ना देता हो, और वारंटी भी 3 सालों की देता है। HIL's auditor has verified that the basis of arriving the warranty for the provision is same as of previous year. जिस तरह लास्ट ईयर में उन्होंने वर्किंग की थी, सेम इस साल भी उसी तरह की वर्किंग है। However, the auditor has requested a written representation from the management that there is no significant change in the circumstances. और जिस तरह आपने लास्ट टाइम वारंटियाँ निकाली थी उसी तरह आप इस साल भी निकाल रहे हैं, इसको हमें ज़रा लिख के दे दें। भाई मांग सकता है जजमेंट, जहाँ पर उसको लगे कि उसको डिमांड करनी चाहिए वो डिमांड कर सकता है, तो उसने डिमांड कर ली। क्या हुआ होगा? द मैनेजमेंट हैज़ येट टू कंफर्म द एक्सेप्टेंस। कि आपको मिल गई है, इसका मतलब है कि डाउट तो नहीं है। क्या आपसे फॉर्म एंड कंटेंट पूछे गए हैं? नहीं। क्या आपसे ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया है? नहीं। आपको प्रोवाइड ही नहीं की, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। थर्ड रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि स्कोप लिमिटेशन वाली बात क्या? हाँ, तकरीबन सेम ही है। तो सर आप लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, उनकी इंटेग्रिटी को रीइवैल्यूएट करेंगे, रिलायबिलिटी को देखेंगे, और अगर प्रोवाइड नहीं की जा रही तो डिस्क्लेमर या विड्रॉ वाली बात। अब अगेन आप लोगों का माइंड में आएगा सर 11 नंबर है, ओवर वैल्यू है। तो यस, ओवर वैल्यू है। आजकल वो इतने मार्क्स के लिए इसको टेस्ट आपसे करने वाला नहीं है। तो ये सवाल के जो मार्क्स हैं आप काट के 4-5 लिख लेंगे तो आपको कुछ हौसला हो जाएगा। अदरवाइज़ 11 मार्क्स ही शो कर रहे हैं कि ये कम बातें हैं। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ क्या हो सकती है? ठीक है, हमारी जजमेंट बेहतर होती है। ये एक अपने अंदर भी एक ऑडिट एविडेंस है, बाकियों को ये सपोर्ट करता है। और स्टैंडर्ड ने कुछ जगहों पे स्पेसिफिकली कह दिया कि मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और इसके फ़ायदे और क्या क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें कंफर्म हो जाता है, हमें ओपिनियन में पहुंचने पे हेल्प मिलती है। तो आप 4-5 फ़ायदे अगर आपसे डिमांड कर लिए हैं तो आप लिख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला है, लिख लेंगे। हाँ जी। उस वक़्त क्या चेक किया होगा? क्या हम थे, क्या हम नहीं थे? सवाल उसके ऊपर तो है ही नहीं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि हम आए 1 साल के बाद, पिछले साल की वर्किंग है। उन्होंने ये कहा है कि सर पिछले साल से इस साल में आते हुए कोई चेंज नहीं आई, तो क्या हमें उनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? नहीं, उनसे लिखवा लें। और अगर वो आपको लिख के नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स के नॉट प्रोवाइडेड। और अगर लिख के दे दी है और आपको उसकी रिलायबिलिटी में कुछ मसला आ रहा है, इट मीन्स के डाउट। तो पहला सवाल आपने खुद से ये करना है कि क्या हमें वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। अगर प्रोवाइड की गई है तो फिर उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर लें। और अगर प्रोवाइड ही नहीं की गई, इट मीन्स कि ये एक स्कोप लिमिटेशन है और रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड वाली बात करेंगे। एम आई क्लियर? हाँ जी, आप लिखेंगे, उसके बाद आप जो है वो ये वाली बातें मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप गौर करें तो आखिरी पॉइंट वही है कि इफ़ मैनेजमेंट, पढ़ लेते हैं, इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन या सफिशेंट डाउट आपको हो उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर,
तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, इफ़ मटेरियल तो आप क्या करेंगे क्वालिफाइड, और इफ़ परवेसिव तो क्या करते हैं विड्रॉ या डिस्क्लेम। तो सर यही बात नीचे भी बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसने मेंशन की है। तो ये जो पॉइंट है ये उसकी 705 की इम्प्लीकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। स्प्रिंग 13 के क्वेश्चन पे मैं अभी आ गया, एक सेकंड पहले स्प्रिंग 13 को देख लें जी। स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स, हाँ जी हमने चेक नहीं की होगी, हमने चेक की है, हमने अपना काम कर दिया, सब कुछ हो गया, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उनकी जजमेंट पे बेस कर रही है, और हर जजमेंट वाली चीज़ें उनसे लिखवाने, अगर एक्सपर्ट भी उन्होंने अपॉइंट किया है तब भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उनसे लिखवा लें, ताकि कल को वो आप पे ये ब्लेम ना करें कि आपने उस एरिया को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया था। तो जहाँ जहाँ पे आपको डाउट है और आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ लिखवा लेनी चाहिए तो आप उनसे लिखवा लें, और फिर आपको मना नहीं करेंगे। 3 बातें थी अगर आपको याद हो। 580 ने क्या कहा है, 580 ने कहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे लाजमी लिखवा लें। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, 240 की है, 550 की है और 560 की है। ये वो एरिया जो कि आपके कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा 250 की भी है, 450 की भी है, बट वो आपके कोर्स का पार्ट उस तरीके से नहीं है। और जहाँ जहाँ पे मेरी जजमेंट है, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है, नॉर्मली वारंटी, प्रोविजंस, वैल्यूएशन, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे कोशिश करके उनसे वो बातें लिखवा लें ताकि कल को आप पे कोई ब्लेम ना आ सके। है मैं क्लियर? क्या इसमें अदर मैटर आ सकता है? जी बिल्कुल इसमें अदर मैटर आ सकता है। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि सर इसका पिछला ऑडिट हमने कंडक्ट नहीं किया, या कोई और बात, अगर हमने अगर हम यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रीज़न आप अदर मैटर में दे सकते हैं। मगर सवाल ने 706 को टच नहीं किया, वो 705 तक इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात कर रही है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। डन, आगे चले, चलो जी जी। वो चाहे मटेरियल हो चाहे परवेसिव हो, जब उन्होंने आपसे कह दिया है तो फिर आपने मैनेजमेंट से वो लेनी ही लेनी है, चाहे मसला ना भी हो तब भी लेनी है। फ्रॉड, ये वो बेसिकली एरियाज़ है जहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है, एक फ्रॉड के अंदर, एक आरपी के अंदर और एक सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर। नॉर्मली तीनों एरियाज़ वो हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि भाई कम से कम इन पे तो उनसे लिखवा लो अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कहानी शुरू हुई थी हमारी एक ख़त से, वो कौन सा था? एंगेजमेंट लेटर का ख़त। तो ऑडिट एंड किस पे होगा? इस ख़त पे। तो एक ख़त से लेके दूसरे ख़त तक का सफ़र है। डन सर। स्प्रिंग 15, state the matters that need to be considered whether the representation provided by the management is inconsistent। क्या पूछना चाह रहा है वो? डाउट। तो स्प्रिंग 15 में जाके मैं डाउट लिख दूँ, परेशान तो नहीं होंगे? स्प्रिंग 15 में यहाँ पे डाउट मेंशन कर दूँगा। तो सर 1 2 3 4 5 सवाल तो मुझे सीधे सीधे यहाँ से आंसर हो रहे हैं, और अगले पेज पे कोई 2 सवाल हैं, एक हमने मिस कर दिया, यहाँ पे 2 सवाल यहाँ से आंसर हो रहे हैं। अटेम्प्ट बता सकते हैं इससे पिछले वाले सवाल की जो भी हमने किया है? ऑटम 14। तो 2 यहाँ से आंसर हुए और 5 हमारे पीछे से आंसर हो गए। कौन कहता है कि पेपर मुश्किल है? पेपर आपको मौका देता है कि उसको पास करो, बस आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। सर, the management of PTL has provided you with the management representation that they have disclosed to you all the known instances of non-compliances with laws and regulations that are relevant to the preparation of the financial statements. Law and regulations, ये आपके सिलेबस का पार्ट उस तरीके से नहीं है, मगर ये हमें नज़र आता है। कहाँ पे आता है वाला नज़र? जब आप ख़त देखते हैं ना, जो आपको ख़त दिया हुआ है, जो आपको ख़त दिया हुआ है आइज़ा 250, इसके ऊपर डिमांड करता है कि आपने ये बातें लिखवा लेनी है। उस टाइम भी ये कोर्स का पार्ट नहीं था गालबन, अब भी नहीं है, मगर वो टेस्ट क्यों कर रहा है?
क्योंकि उसने आपको इसका फॉर्मेट किताब में दे दिया होगा, किताब में दे दिया होगा। तो आप अगर इसको याद ना भी रख पाएँ तो कम से कम इतना ज़रूर याद रख लें कि लॉ की नॉन कंप्लाइंसेस के ऊपर चीज़ें हमने उनसे लिखवानी है, ये मस्ट है। अच्छा जी, सवाल आगे क्या था? हाउएवर ड्यूरिंग द फील्ड आपको एक पेनल्टी नज़र आई, कितने की? 2 मिलियन की, जो कि आपने जो कि कंपनी ने पे की है एक एनवायरमेंटल एजेंसी को, और ये चीज़ उनसे गलती से मिस हो गई, ये चीज़ गलती से मिस हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब जो उन्होंने आपको लिख के दिया है आपको उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट आ जाएगा। तो ये सवाल कहाँ से आंसर करेंगे? डाउट से। क्या नहीं, वो कह रहा है कि उन्होंने आपको कागज़ तो प्रोवाइड कर दिया ना, कागज़ के ऊपर एक लाइन खा गए हैं, इनएडवर्रेंटली ओमिटेड। रिप्रेजेंटेशन वाला कागज़ आप तक पहुंच गया, उस कागज़ में एक बुलेट मिसिंग थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे प्रोवाइड नहीं की गई, प्रोवाइड की है, मगर वो एक पॉइंट मिसिंग है जिससे उसकी इंटेग्रिटी में मसला आया। तो अब मुझे उसकी उस कागज़ पूरे के ऊपर क्या डाउट आ गया। सर अगर इसमें हम ये लिखें कि उन्होंने मान लिया है, हमें रिस्क असेसमेंट बना देनी चाहिए और ऑडिट प्रोसीजर बना देने, बिल्कुल लास्ट वाला बुलेट है उस पे एंड में लिखना चाहिए अगर हम फिर इनकी मींस की इंटेग्रिटी के ऊपर शक हो फिर जाके हम छोड़ेंगे। मींस कि पहले तो आप ये नहीं कह सकते, पहले तो आप डाउट वाली बात करेंगे सारी की सारी, डाउट वाली बात करेंगे और उसमें और आप कह रहे हैं कि एंड के ऊपर मैं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस के ऊपर बात कर लूँ, किसके ऊपर सर? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के ऊपर बात कर लूँ, 705 वाली बात। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ना डायरेक्ट क्या जाएंगे क्या? हमें उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर शक पड़ गया, ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने मान लिया ना। तो नहीं देखो, मानना एक चीज़ और है, इनएडवर्रेंटली ओमिटेड का मतलब क्या है? गलती से मिस्टेक हो गई है, मगर मिस्टेक क्यों हुई? कंट्रोल्स इतने वीक थे। गलती होने के बाद तो हर कोई मान लेता है कि यार मेरे से मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। सॉरी बोला तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, मेन मुद्दा क्या है कि वो गलती क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि कंट्रोल्स इतने वीक हैं कि वो उनसे ट्रांजैक्शन ही मिस हो गई है, लाजमी आएगा। अच्छा, ना मिलती और ऑडिट ख़त्म होने के बाद मिलता, फिर क्या होता? तो तभी आप जाके पीछे से एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो ये उनकी आपको इंटेग्रिटी पे डाउट करना पड़ेगा। ये बहुत हैवी किस्म का एक आखिरी एविडेंस होता है। ये अगर आपको पूरा नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपका पूरा ऑडिट ख़राब हो सकता है। तो कोई ऐसा हमने उनको फेवर नहीं देना। मान भी लें तब भी वो कसूरवार है, तब भी उनको छोड़ना नहीं है। आपने ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना किताब को लेकर। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो फिर बातें चेंज हो सकती हैं। तो इस वक्त जो किताब में लिखा हुआ है वही आपके लिए हरफ़े आखिर है। डन? ओके सर, स्प्रिंग 16 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट, ज़रा ट्राई करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 5 मिनट, हम कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं। स्प्रिंग 16 स्टार्ट है। स्प्रिंग 16 2 पार्ट्स हैं, एक आसिफ और एक मंसूर। आसिफ लिमिटेड, आसिफ लिमिटेड हैज़ मेड सर्टन इन्वेस्टमेंट्स एंड हैज़ क्लासिफाइड देम एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज बच्चों को चाय भी पिलाई है, तो जितने % आवाम क्लास में मौजूद है 100% को चाय नसीब हुई है। तो जो घर बैठे देख रहे हैं वो अपने अपने हाथों में एक कप लेके अगले सवालों को एंजॉय कर सकते हैं जी। आसिफ लिमिटेड और मंसूर लिमिटेड। आसिफ लिमिटेड हैज़ मेड सर्टन इन्वेस्टमेंट्स एंड हैज़ क्लासिफाइड देम एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। The management has also provided the written representation in this regard. However, before the finalization, the company disposed some of the said investments. उन्होंने कहा था कि एक चीज़ ऐसे है, मगर जैसे जैसे वक्त करीब आया फाइनेंशियल्स का वो चीज़ वैसे नहीं रही। उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मगर उन्होंने डिस्पोज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाउट आ गया। तो जहाँ पे डाउट आ जाएगा वहाँ पे अगेन वही सारी आपने बातें उठा के लिखते नहीं। नीचे नहीं,
नीचे क्या है, द मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड, मगर अभी तक आपको रिसीव नहीं, तो नॉट प्रोवाइडेड। तो सर ऑटम नहीं, स्प्रिंग 16 यहाँ पे भी आ रहा है और जनाब यहाँ पे भी आ रहा है। तो सर 1 2 3 4 5 6 और 7 सवाल है तकरीबन। ये एरिया आपके अच्छे से ग्रिप में होना चाहिए। अभी तक मज़े की बात है, हम ऊपर गए भी नहीं, टच भी नहीं किया। इस पूरे पेज पे कुछ भी और निशान लगा हुआ नहीं है। क्या हो गया, बस बच गई इतनी हमने मखा ली। टीएस को दे दें, नहीं मैं नहीं पीऊँगा। पक्की बात है कि सौ ने नहीं पीनी, खर्चा करा दिया यार। टीएस को दे दो, हाँ दे दो, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा जी सर ऊपर आए ज़रा 6 नंबर के लिए, स्प्रिंग 17। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज किया। स्प्रिंग 17 में आके उसने थोड़ा सा पैटर्न बदलना शुरू किया अपना। यू आर द ऑडिट मैनेजर एट ATML वाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स और वर्किंग पेपर्स। कुछ मैटर्स आपके सामने आए हैं, आपने बताना है कि क्या हमें इन मौक़ों पे, इन मुद्दों पे रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब ये डाउट का सवाल नहीं है, ये नॉट प्रोवाइडेड का सवाल नहीं है। ये क्या है कि क्या मैं लूँ या मैं ना लूँ। सर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड RP ट्रांजैक्शंस। स्टैंडर्ड ने खुद ने कहा है कि लो, तो फिर यहाँ पे आपको लेनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड है। ड्यूरिंग द ईयर ATML हैज़ एक्वायर्ड 15% की शेयर होल्डिंग इन BTL, अ लिस्टेड कंपनी। नहीं, ज़रूरी नहीं है, दिल करेगा अगर आपको बहुत ही कोई रिस्की एरिया लग रहा है तो आप ले लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी बात ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये उसके फाइनेंशियल्स में शो हो रही होगी कि उसने एक इन्वेस्टमेंट की है 15% की, उसके फाइनेंशियल्स के अंदर ये अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से शो हो रहा होगा, तो उसको स्पेसिफिकली दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ATML owns 6 buildings out of which 4 have been revalued during the current year, while the remaining buildings would be revalued next year. रिप्रेजेंटेशन तो बात की बात है, इसमें तो अकाउंटिंग पॉलिसी सही से अप्लाई नहीं हो रही है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये स्कोप लिमिटेशन है, ये मिस स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ उनसे ठीक करवाएं रादर कि हम उनसे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो 6 नंबर के लिए उसने थोड़ा सा अपना फ्लेवर चेंज किया, मगर तीनों बुलेट्स इस काबिल हैं कि आप उसको आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि रिलेटेड पार्टीज से तमाम तर चीज़ें लिखवाना एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। हम ये लिखवाएंगे कि सारी ट्रांजैक्शंस आपको बताइए, तमाम तर रिलेटेड पार्टी की जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है वो कंप्लीट है, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी डिस्क्लोज्ड हैं। जिन पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन नहीं भी हुई है उनके नाम भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि आर्म्स लेंथ पे नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कवर होती है, और कोई रिस्क की एरिया मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो जितनी बातें 550 ने की हैं उन सब के ऊपर मैं उनसे लिखवा रहा हूँ। एम आई क्लियर? ओके, तो ये मैंने टिक लगा लिया। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे क्लासीफाई कहाँ पे करूँ, कहाँ पे इसको मैं करूँ क्लासीफाई? फॉर्म कंटेंट पे नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं कर सकता, एक जगह है मेरे पास, नहीं एक जगह है मेरे पास, खत, वो एक ही पॉइंट लिखा हुआ ना, वो एक ही पॉइंट लिखा हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे कहीं क्लासीफाई कर देता हूँ। तो ज़रा मुझे बताइएगा रेफरेंस क्या था, रेफरेंस बताइएगा प्लीज़। स्प्रिंग नहीं था, ये ऑटम है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग सर। अगर आप लोग इतना फोर्स कर दे तो स्प्रिंग ही होगा। सर कर लिया मैंने, चेक करके मैं आ गया था। सर ब्रीफली स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन विच शुड बी अडॉप्टेड इफ द रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द, 2 नंबर के लिए आपसे उसने फिर से पूछ लिया नॉट प्रोवाइडेड। अब कभी वो पूछ रहा 7 नंबर के लिए, कभी वो पूछ रहा है 5 नंबर के लिए, जैसे जैसे अटैम्प्ट करीब आ रही है आपके मार्क्स उसके कम होते गए।
इतने कम हो गए कि वो 2 पे खड़ा हो गया ना। अच्छा जी, ऑटम 17 के सवाल को इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं। स्प्रिंग 18 में व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी ऑडिटर द टेक इफ ही डाउट्स द लायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी। सर 4 नंबर के लिए यहाँ पे फिर से वो डाउट को टेस्ट कर रहा है, और इससे नीचे उसने क्या टेस्ट किया था, नॉट प्रोवाइडेड। तो थोड़ा सा उसने फ्लेवर चेंज किया, मगर फिर से वो अपनी लाइन एंड लेंथ पे आ गया। ओके, कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आता है। यहाँ तक सारे सवाल क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब शुरू करते हैं रिसेंट के करीब से, स्प्रिंग 22 पे आए। अब हम ज़रा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। उसने आपको कुछ बातें बताई हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसने जो लेटर दिया हुआ है किताब में, उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल के आपके सामने रखे हैं और आपसे कहा है कि बताएं इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो क्या आप लोग बताना पसंद करेंगे? देख लेते हैं। 3 बातें कर रहा है। पहला, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, यानी कि वो 240 आपसे टेस्ट करना चाह रहा है। नीचे आरपी ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो आपसे 550 टेस्ट करना चाह रहा है। और नीचे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, यानी कि वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपसे चेक करना चाह रहा है। अब देखते हैं, 8 नंबर आप लोगों ने पूरे करने हैं। एंड से स्टार्ट करते हैं। ऑल द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड आर इमटेरियल इंडिविजुअली एंड देयरफॉर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या चीज़ मिस कर गया है? एग्रीगेट। तो आपने ये लिखना है कि हम सिर्फ इंडिविजुअली को नहीं देखते, हम उसका एग्रीगेट भी साथ देखते हैं। तो एग्रीगेट वाला पॉइंट उसने मिस कर दिया। तो आप जो जो मिसस्टेटमेंट्स हैं इमटेरियल, अगर कलेक्टिवली भी देखा जाए तो इसकी लिस्ट हम लगवाते हैं विद दिस लेटर। तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं देखना, उसका एग्रीगेट भी देखना है। तो ये चीज़ उन्होंने आपको लिख के प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ इंडिविजुअल प्रोवाइड करते हैं। अब हो सकता है कि उसका एग्रीगेट मटीरियलिटी के बेंचमार्क को क्रॉस कर जाए। सर रिटन रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव बात नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती है, उसमें क्या मसला है? सर अगर उसने दे दिया लेकिन उसने कहा कि तो वही तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें गलती क्या है। आपने गलतियाँ बतानी हैं कि उसने हमें इंडिविजुअल तो बता दी है मगर एग्रीगेट के ऊपर कोई बात नहीं की। तो एग्रीगेट वाली बात उनसे करवानी है। हाँ जी, अगर वो बाद में उसका वर्ड भी ऐड कर दे तो हम ये कब कह रहे हैं कि इसकी गलती से रिपोर्ट ख़राब होती है? मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टाइम क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तो ये देखो ना, हमने उनको एक वर्किंग बना के शेयर कर दी, उन्होंने उस वर्किंग को देखते हुए हमारे लिए एक लेटर तैयार करना जो कि इनडायरेक्टली हम ही तैयार करके उनको दे रहे होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जो हमें रिटर्न किया उसमें ये लिखा है कि सारी गलतियाँ जो कि इमटेरियल हैं इंडिविजुअली, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हम क्या सिर्फ इंडिविजुअली को देखते हैं? नहीं, हम उसका एग्रीगेट भी तो देखते हैं। तो हम उनसे कहेंगे सर इसमें आपने एक चीज़ मिस कर दी है, इसमें एग्रीगेट का वर्ड भी साथ ऐड कर लें, फिर आपका ये जुमला सही माना जाएगा। जब तक वर्ड एग्रीगेट इसमें नहीं आएगा हम इसको ठीक नहीं कह सकते। डन? ये चीज़ हमें ना नज़र भी आती है, इस ख़त में कहीं है, कहाँ पे है ये? आई कैब में टेक्निकली आपसे 450 टेस्ट किया, इसको पढ़ें जरा। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इमटेरियल बोथ इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। लिस्ट इज अटैच टू द रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब इवन दो 450 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर चूंकि उसने किताब के एक ख़त में एक बुलेट में ऐड कर दी है तो आई क्या जंगल का बादशाह है। वो तो लिखा ही हुआ है मगर इसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी है जो कि सिर्फ इसी चीज़ को लेके चलता है। तो ये वाली बात आप करेंगे कि एक लिस्ट भी हमें उसके साथ अटैच करनी चाहिए। बेहतर है लिख दें, जब एक चीज़ किताब में मौजूद है तो बेटर है कि लिख दें। जी, आज द 450 रिस्क का नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट्स का, ये मिस स्टेटमेंट्स का है और उसकी रिकॉर्डिंग का है।
आपके कोर्स का पार्ट नहीं, आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिखाया कि उसने पूछा क्या है, ये वाला पॉइंट। जो चीज़ आपको इससे पहले नहीं पता थी वो ये थी कि एक लिस्ट भी साथ हमने अटैच करनी होती है। ये उसी की बात कर रहे हैं, उसी का नहीं। तो एक लिस्ट भी आपने साथ लिखनी होती है यार। बाय। अच्छा यानी कि चाय पीने के लिए आते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट भी आपने साथ अटैच करनी होती है। तो ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर हो गया। तो ख़ुद आपने एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर जाना है, आई क्या वहाँ से कुछ चीज़ें आपसे घुमा के पूछ ज़रूर सकता है। सर उसके अलावा क्या सवाल है? हम कहाँ थे? यहाँ पे थे। All the related party transactions and the identities of those RP have been disclosed to you. They have also been appropriately accounted for and disclosed with the requirements of IFRS. के इतनी बात काफ़ी है? नहीं। क्या मिस कर रहा है? डिटेल डिटेल्स मिस कर रहा है। फिर वो पार्टीज मिस कर रहा है जिसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इसने वो पार्टीज का जिक्र किया जिसके साथ ट्रांजैक्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल में हर पार्टी के साथ ही ट्रांजैक्शन हो रही है। जिसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुई है उसकी लिस्ट भी आनी चाहिए, फिर वो लिस्ट कंप्लीट भी होनी चाहिए। फिर ये भी बताओ कि उसमें कोई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर ये भी बताओ कि आर्म्स लेंथ पे हुई है। तो वो सारी कहानी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगेन अगर मैं जाऊँ उसी ख़त के पैटर्न पे तो सर 550 कहाँ पे है? लास्ट नहीं, दो जगहों पे। अगर आप ऊपर से आएंगे तो ये है और फिर ये है। पढ़ लेते हैं। RP transactions have been appropriately accounted and disclosed in the with ये वाली बात, we have disclosed to the identity and all the transactions or relations which we were aware. टेक्निकली उसने ये वाली बात की है और ये वाली बात वो मिस कर गया। तो उसको एहसास दिलाएं कि भाई ये वाला पॉइंट मिसिंग है, इसको ऐड कर दो। ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। ऊपर वाला है सर, ये वाला पॉइंट है। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ भी लिखा होगा, वहाँ भी लिखा होगा, दो दफ़ा लिखी गई बात। दोबारा पढ़ लेते हैं। RP transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with IFRS. फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? We have disclosed to you the identity of the parties and all the parties. ये जो वर्ड all है, क्या ये मेंशन है? तो ये all मेंशन नहीं ना, तो ये वाली बात कर रहे हैं। टेक्निकली वो आपसे दो बातें टेस्ट कर रहा है। एक उसने मेंशन कर दी है पूरी, चले एक उसने हाफ मेंशन की है और अगली बात वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन आप उस वक्त आंसर कर पाते एग्ज़ाम में जब आपने ख़त एक दफ़ा आँखों से गुजारा होता है। और ये नहीं सोचना कि ये वाला स्टैंडर्ड मेरे कोर्स का पार्ट नहीं तो ICAP टेस्ट नहीं करेगा। हम इसकी दो मिसालें देख चुके हैं। वापस आते हैं। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। No management employee is involved in any fraudulent activity. बस एक लाइन में बता दें कि कोई फ्रॉड में शामिल नहीं है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक बिल्कुल ही ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रही है? ऐसी स्टेटमेंट तो पास नहीं करते। हम हमेशा उसको एक रीज़नेबल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि जितना हमें पता है कोई फ्रॉड में शामिल नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर। तो कभी भी हतमी बात नहीं करनी, एब्सोल्यूट तरफ आपने कभी भी नहीं जाना। तो यहाँ पे भी आपको सियासी और मज़े की बात यह है कि उसने क्या कहा है, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़, वो खा गया दूसरी वाली मैनेजमेंट को जो कि एम्प्लॉयज़ में नहीं आती है, और वो खा गया TCWG को, उसको जिक्र ही नहीं किया, उसका जिक्र ही नहीं है। तो अब अगर मैं दोबारा से जाऊँ इसी ख़त के ऊपर तो 240 कहाँ पे है? तो सर ये देखें, कम से कम ये तीन बातें आनी चाहिए थी, उससे सिर्फ एक लाइन में टपा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ख़त की इम्पोर्टेंस है, इस एग्जाम्पल की इम्पोर्टेंस है। इसको आपने इतना इजी नहीं लेना। पहले वो आपसे बार बार पूछता था कि डाउट बता दें, ये बता दें, वो बता दें,
मगर रिसेंटली उसका ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये वाली बातें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। कर देंगे? वो कर देंगे। परेशान क्यों हो गए हैं? अभी तो दो दिल्ली दूर रास्ता है, अभी से थक गए। अच्छा चाय पी रहे हैं, ओके ओके, सही है सही है सही है। सर स्प्रिंग 21 एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिकल सवाल, और वाकई में ये लॉजिकल सवाल है, ज़रा आपने फोकस लेके सुनना है। यूर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ आयोटा लिमिटेड, और रिपोर्ट में कब साइन होना है? 10 मार्च को। IL की मैनेजमेंट हैज जस्ट इन्फॉर्म्ड यू दैट ड्यू टू सर्टन पर्सनल रीजन CEO विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 5 मार्च टू 15 मार्च, यानी कि वो इन 10-12 दिनों के लिए गायब है, तो वो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। आपके पास सर दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। CEO या तो आपको 4 मार्च पे साइन कर दे, या वो आपको वापस 16 मार्च पे आके रिप्रेजेंटेशन दे दे, और CEO 10 मार्च को कॉल कर ले और आपको वर्बली कंफर्म कर दे। बताएं इन तीनों में से कौन सी बात आपको काबिल कबूल हो सकती है? देखते हैं। हमने क्या कहा था? इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। रिपोर्ट में कब साइन होना है? तो 4 मार्च और 10 मार्च में काफ़ी फ़र्क है। 4 मार्च में और 10 मार्च में काफ़ी फ़र्क है। तो 4 मार्च पे अगर हम उनसे लिखवा लें तो 5, 6, 7, 8, 9, 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। 5 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो 4 मार्च मेरे नज़दीक कोई इतनी अच्छी डेट नहीं है। बाद में तो ले ही नहीं सकते। बाद में करते हैं बात। 16 मार्च, 16 मार्च और 10 मार्च, उसके बाद क्या 10 मार्च के बाद होने वाले इवेंट्स को मैं सब्सिक्वेंट इवेंट कह सकता हूँ? कह सकता हूँ ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। इसका मतलब है कि 10 मार्च के बाद अगर मैं रिपोर्ट पे साइन ले, अगर मुझे वो मिल रही है रिप्रेजेंटेशन, वो तो वैसे ही गलत है, वो तो वैसे ही गलत है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट से पहले मिले या करीब करीब मिले, रिपोर्ट के बाद तो मैं उससे ले ही नहीं सकता। रिपोर्ट में कब जाना है? 10 तारीख को। तो 16 वाली डेट तो वैसे फारिग हो जाती है। तो 4 मार्च भी फ़िलहाल फारिग हो गई है, और 16 मार्च भी फ़िलहाल साइड पे करें। नीचे आए, वो कहता है कि 10 मार्च पे मैं कॉल करूँगा और वर्बली कंफर्म कर दूँगा। वर्बली वाला हम उसको मानते नहीं हैं, वो है ही रिटर्न। तो दो बातें, एक ये तो बिल्कुल ही फारिग है ना, इसको साइड पे करें। 4 मार्च और 16 मार्च हम ये कह सकते हैं कि सर फिर आप रिपोर्ट 10 मार्च को ना दें, आप रिपोर्ट बाद में दे दें 16 मार्च को, 16 मार्च के आसपास दे दें, पीछे ना आए, आगे चले जाए। इसका एक फ़ायदा होगा, आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ऑलरेडी टैकल कर चुके होंगे। अगर आप पीछे आएंगे ना, तो 4 मार्च से ऑनवर्ड्स जितने भी इवेंट्स हो रहे होंगे वो आपके सब्सिक्वेंट में शामिल हो जाएंगे। आगे जाएंगे तो आप उनको काउंटर करके अपने ईयर एंड में लेकर आ चुके होंगे। हो गया ना? पीछे आएंगे तो आपके सर में आ जाएंगे, वो हो गई। फिर एक और बात भी तो है, अगर CEO नहीं है तो CFO से करवा लें, किसी और से ले लें, डायरेक्टर से ले लें। तो 6 नंबर के लिए ये सवाल था। फिर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, ये पढ़े जरा। ऑटम 17, द CEO ऑफ अ client is traveling out of the country on 20 तारीख and would not be available जिस टाइम पे साइन वाला होगा। वो कब होना है? 29 को। उसने ऑफर किया है कि वो जाने से पहले आपको दे जाए रिप्रेजेंटेशन, काबिल कबूल नहीं है। तो इसका आंसर, वो कब जा रहा है उसने बताया होगा, 20 को जा रहा है और रिपोर्ट 29 को। 9 दिन का फ़र्क है, 9-10 दिन का फ़र्क है। इतना लंबा गैप हम कबूल नहीं करते। तो इसका आंसर भी वही है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो कोई और चल गया। अगर CEO नहीं है, दैट कैन बी CFO और दैट कैन बी दो स्टार विद डोनर्स में से कोई भी शख्स जो कि जिम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो। हाँ, नहीं हम वो बात तो करेंगे।
4 वाली बात अलग से करेंगे, 10 वाली बात अलग से करेंगे, वर्बली वाली बात अलग से करेंगे। तीनों बातें करने के बाद हमने अपना कंक्लूजन देना है कि ना मुझे ये वाली बात समझ आई है, ना ये। हाँ, मेरे नज़दीक जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि अगर वो मौजूद नहीं है तो हम किसी और से लेंगे। सर 4 बजे तो एक्सेप्टेबल थोड़ी बहुत है कि मतलब एज नियर एज पॉसिबल। सर बहुत फ़र्क आ रहा है 6-7 दिन। असल में हम कहते हैं एज नियर प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, कुछ घंटे। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। इवन जब एक दिन भी क्रॉस होता है ना, वो भी हमारे लिए भारी होता है। तो 24 आवर्स का भी सब्र नहीं होता। या तो उसी टाइम करो या मैक्सिमम 2-3 घंटों का फ़र्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा का फ़र्क काबिल बर्दाश्त नहीं है। सर नीचे वो कह रहा है ऑर्डर 19 में 4 पार्ट्स हैं, बताएं कहाँ कहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए। जो टाइम स्टार्ट्स हो, सवाल आपके सामने मौजूद है, कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डिमांड करूँगा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे क्या मुझे लेनी चाहिए, इस पर तो लूँगा। स्टॉक काउंट, क्या स्टॉक काउंट किसी स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली कहा है? क्या 580 ने कहा है? नहीं, मेरी जजमेंट है। अगर मुझे लग रहा है तो मैं ले लूँगा, और अगर नहीं लग रहा तो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिसीवेबल, उन्होंने प्रॉपरली उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की। तो जिस तरह पीछे पीपीई का एक मसला था, एक मिस स्टेटमेंट थी, उसी तरह ये एक मिस स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक मिस स्टेटमेंट है। तो रादर देन कि हम इसके ऊपर उनसे रिप्रेजेंटेशन लें, उनसे कहेंगे सर इसको ठीक करके दें। और लिटिगेशन, ये भी खत से निकाला, ये भी खत से निकाला। लिटिगेशन वाली बात स्पेसिफिकली एक स्टैंडर्ड कहता है, 250 कहता है। तो सर ये भी आप उनसे लिखवाएंगे। तो तीसरी ऐसी मिसाल हमारे सामने है कि उसने ख़त को यूज़ किया है, उसने उस पैटर्न को यूज़ किया है। सर स्टॉक शीट्स वही होती है जो इन्वेंटरी काउंट, वही जो 501 में आपने देखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई नहीं उसमें नहीं आएगा। सर 580 क्लियर हुआ? बाकी सवाल कर देंगे, मोरल सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। चैप्टर 15 पे आए, लगे हाथ उसको पहले ख़त्म करते हैं। 15 में क्या क्या है? एक सेकंड, 15 कोई ऐसा भाई जो कि मुझे 14 और 15 में से कुछ डिफरेंसेस बता सके, कोई 6 डिफरेंस। वाह, एक ऑडिट और एक रिव्यू है। क्या? मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल था कि चैप्टर 14 और 15 में क्या डिफरेंस है। देखें, जब आप रिव्यू में जाते हैं, जब आप रिव्यू में जाते हैं तो आप उनसे एक एंगेजमेंट लेटर साइन करवाते हैं। 210 में भी एक एंगेजमेंट लेटर होता है, उसके 5 बातें हैं, इसमें 7 बातें हैं, जो एक्स्ट्रा बातें ऐड हो गई, एक फ़र्क ये आ गया। उसके बाद वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 7 प्रोसीजर्स, यहाँ पे 2 हैं, एक इंक्वायरी और एक एनालिटिकल। वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपिनियन का, यहाँ पे कंक्लूजन का, यहाँ पे कंक्लूजन का। वहाँ पे अदर मैटर आता है, यहाँ पे अदर मैटर नहीं आता। वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्ड एविडेंस, यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर रिपोर्ट के पैटर्न में भी डिफरेंस है, कॉन्टेंट्स में भी फ़र्क आता है। उसका ओपिनियन तो है ही नहीं, कंक्लूजन और बेसिस उसके मिड में या एंड के करीब करीब आते हैं, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। हम वर्ड प्रैक्टिशनर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वर्ड ऑल्टर का यूज़ होता है। तो आई क्या आप आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं? कैम भी नहीं आता, गोइंग कंसर्न का पहला भी नहीं आता, ना कैम आता है, ना 720 वाली बात करता है, और ना एम्फसिस आता है, और गोइंग कंसर्न वाली बात भी वो नहीं करता। मॉडिफाइड ओपिनियन, वहाँ पे भाई मॉडिफाइड कंक्लूजन का वर्ड होता है, बाकी सारी बातें वही हैं। तो ये कुछ की चेंजेस हैं। अब आई क्या आप इस्लाम का कोई सवाल निकाल सकता है कि बताएं फ़र्क क्या क्या और कहाँ कहाँ पे है। तो ये शुड बी एबल कि आप कम से कम 4-5 बातें तो आपके माइंड में होनी चाहिए। अच्छा जी, तो जब हम लोग इसके सवालों पे जाते हैं तो हमें 2 सवाल बहुत कॉमन मिलते हैं।
एक ये बता दें कि ऑडिट में और रिव्यू में क्या फ़र्क है, और एक ये बता दें कि कितने प्रोसीजर्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। तो 2 प्रोसीजर्स हैं, और ऑडिट में और रिव्यू में फ़र्क आपको ऑलरेडी पता है। तो 15 को अगर आप देखेंगे, चैप्टर यहाँ पे मैंने खोल रहा, 15 में जब आप जाएंगे तो आपको बैक पे 4 सवाल नज़र आएंगे, और यही सवाल वो आपसे बार बार कर रहे हैं। प्रोसीजर्स, ऑडिट में और रिव्यू में फ़र्क क्या है। एक सवाल आपको मिलेगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाला, नहीं सॉरी, एक आपको मिलेगा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, और है सवाल दिखाना, सवाल ये किताब दिखाना, एक सवाल यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, एक सवाल यहाँ पे होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। ये पहले कोर्स का पार्ट था, अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर किताब में है, आपने पढ़ा भी है। गैस करेंगे कहाँ में पढ़ा था? पहले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में है। नाम भी बता दें। क्या चैप्टर में? नहीं, चैप्टर का नाम नहीं। 2 टाइप्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, एक कंपाइलेशन और एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो किताब में मौजूद ज़रूर है, बट अभी आपने उसको याद नहीं करना। ये अब कोर्स का पार्ट नहीं है, आज से कुछ साल पहले था। आई अकेडमी जब किताब चेंज की थी तो उसको गायब कर दिया था। 2 प्रोसीजर हैं। हाँ 2 हैं, यहाँ पे 3 लिखे होंगे। और सवाल कब का है? बहुत पुराना सवाल है, तो उसको काट के 2 कर लो। उसके अलावा एक और क्वेश्चन प्रोसीजर्स का एक वो 8 है, वो सारी वो वाली बातें हैं, गोइंग कंसर्न, आरपी ट्रांजैक्शंस, वो जो पीछे सारी बातें नहीं आती जो कि 700 वाली हैं, वो सारी आपने उठा कर लिखनी है। टेक्निकली वो आपसे पूछ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर 8 नंबर के लिए। तो 15 को जब आप लोग तैयार करें तो आपको ये की डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी। डन। ब्रेक करते हैं और फिर 560 को स्टार्ट करते हैं। जी, अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि डिफरेंसेस क्या है बिटवीन चैप्टर 14 और चैप्टर 15, या हम ये भी कह सकते हैं कि 700 सीरीज़ में और 2400 में क्या क्या फ़र्क है। तो ये कुछ हम लोगों ने गंदी सी हैंड राइटिंग में कोई 13 डिफरेंसेस निकाले हैं, आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं एंगेजमेंट लेटर में। फिर ओपिनियन का वर्ड नहीं आता, वर्ड कौन सा यूज़ होता है? कंक्लूजन का। वर्ड ऑडिटर का नहीं आता, प्रैक्टिशनर का आता है। OMP नहीं यूज़ होता, कैम नहीं आता, गोइंग कंसर्न का पहला नहीं आता, 720 अदर इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं आती, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। रिपोर्ट के कंटेंट्स में चीज़ें आगे नीचे प्लस माइनस हो रही होती हैं। एंगेजमेंट पार्टनर के नाम वाली चेंज है। अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड वाली बात को ये इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इसमें 2 प्रोसीजर्स हैं, एक इंक्वायरी और एक एनालिटिकल, और यहाँ पे हम कहते हैं कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, वहाँ पे कहते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपके कम से कम माइंड में होने चाहिए। नॉट एक्सपेक्टिंग के सारे ही होंगे, मगर कुछ 6-7 बातें अगर हैं तो ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए आसान हो सकती है। असाइनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ना करो सर, अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपका वाटरमार्क डाल के उसको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इज़ दैट एग्री? स्टिल समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अभी क्लास खत्म होने के घंटे के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। हम लोग 7 बजे पे खड़े हैं, आपने उस टाइम पे जाना है, पीछे से प्ले करनी है और 2x से समझना है। पार्ट 3 के स्टार्ट में होगी, ये पार्ट 3 के स्टार्ट में होगी। डन, आगे चलो। 560 पे आए, फिर तो उससे भी खराब। 560 पे आए। असल में ना इस पर लिखना और इस पर लिखने का फ़र्क भी है। अब एक्सक्यूज तो प्रिंट करो। खैर, इनसे भी मैंने कहा था बील ऑफ फास्ट ट्रैक का जो एक कोर्स है SBI के पेज के ऊपर, वहाँ जाकर देखिएगा, राइटिंग इससे तो अच्छी है। यहाँ पे मैं खोल के दिखा नहीं सकता, तो आप लोगों ने कहना सर अपने आप को मशहूर कर रहे हैं। वापस आते हैं, हाँ दिखा दूँ खोल के। आप अगर ये ना कहते हैं मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, हम आपको शुक्रगुजार हैं। आप ना होते तो ये बच्चे हम पे यकीन नहीं करते। आप थे
तो इन बच्चों ने हमारी जज्बात की कदर की। ये सिर्फ इस जूस का नतीजा। दिस इज़ कॉल्ड थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अभी सिर्फ जूस था तो इनकी ओपिनियन चेंज हो गई है। अब सोचें अगर आपने ऑडिटर को दिया हो आईफोन तो कहाँ पे आपकी गलतियाँ ढूंढता फिरेगा? क्या भाई सीधी लाइन में चल पड़ेगा। गाड़ियाँ साफ कर देगा। तो आपने जूस पे इससे ऊपर, जूस का लेवल नहीं है, ऊपर का लेवल है। अगर बिकना ही है तो फिर ऊपर के लेवल पे बिको, और जब गुनाह करना ही है तो वो लज़्ज़त वाला गुनाह तो होगा। अच्छा जी, आइज़ा 560 ISA, ये स्टैंडर्ड बेसिकली उस वक्त बड़ा आसान हो जाता है जब आपके पास दो चीज़ें माइंड में हो। आपको IS 10 आता हो, आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि हर सवाल में टिपिकल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले आपने ये बताना है कि ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फेज़ में खड़े हैं। 4 फेज़ थे या 3 फेज़ थे? 3 या 4? 3 या 4? 10 तो नहीं। अभी आप थोड़े पहले कवर किए, ऐसे ना करें। हाँ, डेट्स 4 थी, फेजेस थी, A B C, फिर A एक्टिव है और B और C पैसिव है। B और C भी तो है ना, डेट्स का तो फर्क है ना। तो 3 फेजेस हैं जिसमें से एक एक्टिव है और 2 पैसिव है। हर फेज के अपने अपने टिपिकल प्रोसीजर है, इस बात को मानते हैं? ICAP वही टेस्ट करता है आपसे कि बताएं कि ये इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है और उसकी अकाउंटिंग का क्या करना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपसे पूछता है कि बीइंग एन ऑडिटर बताएं कि अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर आपने इसके प्रोसीजर्स को रटा लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको IAS 10 की अकाउंटिंग आती है तब तो और भी अच्छी बात है। फिर आपको इन सवालों को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो इसमें वो चीज़ ऐड कर सकता है, दैट इज 705 रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो शुरू करें सर। एक बड़ा मज़े का सवाल है, वहाँ से स्टार्ट देते हैं। और ये सवाल लिख लें, आपने प्रैक्टिस भी करना है। ऑटम 15 कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड, ये सवाल बेसिकली ऑडिट का है ही नहीं। परेशान तो नहीं होंगे? ये सवाल तो ज़रा पढ़ें, सुकून से पढ़ें और मुझे बताएंगे ये क्या ये सवाल वाकई में ऑडिट का है। पॉज नहीं करना। कस्टमाइज्ड मशीनरी लिमिटेड, अकाउंटिंग का तो है, मगर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग का कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 10 नहीं है, तो 10 की एप्लीकेशन है। खुदा का नाम ले लो, तो खुदा का खौफ खा लो, तो पूरा पढ़े ना। हाँ, क्या किसी पॉइंट पे उसने कोई स्पॉट ट्रेड का जिक्र किया? सर मतलब ऐसे ना करें, मुझे आप लोगों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता कुछ दिनों पहले हुई हैं, उनको एंड ना करो। मतलब बिल्कुल सीधा सीधा एक सवाल है। IAS 2 है भाई, IAS 2 है था।
ये IS2 है, ये क्या है, ये IS2 है। आपसे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV निकालने की कोशिश कर रहे हैं सर, ज़रा करेंगे, है हिम्मत? नहीं हो तो गया है, सॉल्व भी करना है। चलें, हमारे पास एक कॉस्ट आ रही है 500 मिलियन की, मगर ये कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20%। तो 500 को ज़रा 0.2 पे निकाल के बताएं, 500 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? 416.67, यही आता है, मैंने तो कम आ गया। नहीं सर 316 416 आएगा, मैं तो इतना भी ख़राब नहीं है। 416 हाँ, 416 तो ये मेरी क्या आ गई? कॉस्ट। अच्छा, अब NRV निकाल लेते हैं। वो कहता है कि 105 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। ये क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, और NRV का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। तो 500 में से इसको माइनस करें, 300, एक तरफ है 395 और एक तरफ है 416.67, 395, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 21.67। अब आपने इसको देखना है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। टेक्निकली सवाल ऑडिट का नहीं है, ये आपसे सिर्फ और सिर्फ IS2 की एप्लीकेशन करवाना। चलो ये बताएं, इस तरह का मसला एडजस्टिंग इवेंट में फॉलो करेगा या नॉन एडजस्टिंग में फॉलो करेगा? एडजस्टिंग इवेंट है, तो एक तो आपने बताना है कि IS2 के मुताबिक क्या क्या बातें हो रही हैं, फिर आपने बताना है कि बेंचमार्क के मुताबिक क्या वो अमाउंट मटेरियल बन रही है या नहीं बन रही है, फिर आप बताएंगे एज पर IS10 ये एडजस्टिंग है या नॉन, और उसके बाद रेलिवेंट फेज को देखते हुए आपने उसके प्रोसीजर्स बता देना, एंड दैट्स इट। 7 नंबरों के लिए इतनी बातें लिख लेंगे या मुश्किल हो जाएगा? मैंने क्या क्या बातें बताई हैं? पहले IS2, उसके बाद IS10 लगेगा, उसके बाद आपने ये बताना है कि मटेरियलिटी का बेंचमार्क, और उसके बाद इम्प्लीकेशंस और उसके प्रोसीजर्स। सबसे पहले तो आप सॉल्व तो पहले कर लेंगे, हो गया था, जो आंसर आएगा उसको उठा के कंपेयर करेंगे ना। मुझे 21.67 आया, अब आपने उसको लेकर चलना है, उसको कंपेयर करना है, क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग गलत की हुई है, इन्होंने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो जितने का फ़र्क है वो आपके लिए मटेरियल है या नहीं है, पहले मुझे वो चेक करना है, और डेफिनेटली वो मटेरियल होगा तभी सवाल बना हुआ है। तो अगर वो मटेरियल है फिर देखना है कि ये एज पर IS10 एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अब डेफिनेटली एडजस्टिंग इवेंट है, ऐसे ना करें। पीछे से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुका होगा, एग्जिस्ट करती है, वो भाग गया है, कंडीशंस हैं, IS10 आता है, पक्की बात है, फिर आपने ये गलत कैसे किया? दोबारा से देख लो, एडजस्टिंग इवेंट है, सुकून से देख लो। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, और एंड के ऊपर उसके प्रोसीजर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फेज़ में खड़े हैं, फेज़ A में हैं, B में है, C में है, जो सा भी फेज़ है। तो ये सवाल लिख लें, ये आपने करना है, और करने से मुराद क्या है? इसको हैंड रिटन फॉर्म में करना। सर ऑटोमिक्स, अच्छा अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एडजस्टिंग या नॉन, क्योंकि हमें उसके प्रोसीजर्स का पता है। Mega Motors Limited offers 3 years warranty for its products. MML assessed its warranty to be 20 million for the year end 30 June. The directors has approved the financials on 6 September. Before signing the report, your team came to know कि भाई एक डिफेक्ट आ गया है प्रोडक्ट के अंदर। अब मुझे बताएं ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आप किस फेज में खड़े हैं? सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में खड़े हुए, सेकंड में खड़े हुए ना आप। तो सेकंड के जितने भी बातें हैं, जितने भी उसके प्रोसीजर्स हैं, वो और IS10 के मुताबिक क्या होगा वो आपने उठा के यहाँ पर लिख दें। इसी तरह नीचे आए, डॉन होटल लिमिटेड वॉज सेवरली डैमेज बाय फ्लैश फ्लड। इनिशियल असेसमेंट ये शो कर रही है और होटल 1 महीने के लिए ऑपरेशनल नहीं होगा। रिपोर्ट है 30 जून को, जो कि अभी तक इशू
नहीं की गई, फ्लड आना, क्या इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं? नहीं। तो ये क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग। तो पहले आपने ये बता दिया, उसके मुताबिक उसकी डिस्क्लोजर वाली बात बता दी, उसके बाद आपने ये बताना है कि आप किस फेज़ में खड़े हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव है या पैसिव है, और उस फेज़ के अंदर जो जो प्रोसीजर्स हैं वो आपने उठा के मेंशन कर देने हैं, लिख देने हैं। तो इसके सवाल जितने भी हैं वो सेम पैटर्न पे आपको नज़र आएंगे। क्या? नहीं, फर्स्ट फेज़ नहीं सर। फर्स्ट फेज़ क्या था? वो तो नॉर्मल फेज़ है ना मेरा। फर्स्ट फेज़ नॉर्मल है, ईयर एंड तक आता है। क्या ईयर एंड के बाद हो रही है? आप फेज़ गलत कर रहे हो। आपने जो फेज़ बनाए हैं ना, एक दफ़ा दोबारा से देख लो, आप गलत कर रहे हो फेज़ को। आपके पास कितने फेज़ आ रहे हैं? किताब से ना देखो, उस टाइमलाइन पे देखो। टाइमलाइन कहाँ पे है जो सर ने क्लास में कराई होगी? जो टाइमलाइन सर ने आपको बताई थी 4 डेट्स के साथ, वो कहाँ पे बनाई कहीं? चलो अब एक दफ़ा देख लेना आप, ये सेकंड फेज़ में फर्स्ट फेज़ में नहीं है। एक दफ़ा वो टाइमलाइन एक दफ़ा देख लेना। तो वो सेकंड फेज़ है यार, वो फर्स्ट फेज़ नहीं है। हमारा फर्स्ट फेज़ एंड होता है ईयर एंड पे जाके, उसके बाद शुरू होता है सेकंड फेज़, फिर थर्ड फेज़ आता है जब आपने इशू कर दिया फाइनेंशियल्स को। क्लियर है? ठहरो। किसी के पास टाइमलाइन बनी हुई है? लेकर बना लेते हैं, हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते टाइमलाइन। सर स्प्रूस लिमिटेड issued its financials on 15 for the year end 30 June. On 22 September your team came to know that a major debtor has filed bankruptcy due to destruction of its production facility in a terrorist attack. ये एडजस्टिंग है या नॉन? टेररिस्ट अटैक की कौन सी कंडीशन भाई एग्जिस्ट करती है? मगर किस वजह से हो रहा है? टेररिस्ट अटैक हो रहा है। क्या पता था? क्या वो किसी स्पेसिफिक, खैर छोड़े यार, मैंने रिकॉर्ड हो रहा है, पता चले बाहर कुछ और लोग भी खड़े। हाँ होगा तो हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर IAS 10। ये नॉन वेस्टिंग इवेंट। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ LL द टीम नोटिस्ड NRV कॉस्ट इन्वेंट्री। अभी देख कर आए हैं एडजस्टिंग इवेंट। उसके बाद एक्सपर्ट लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स मैन फंक्शन कर रहे हैं, इंजरीज आ रही हैं, वायलेशन हो रही है, सेफ्टी रेगुलेशंस। एडजस्टिंग इवेंट है ये, एडजस्टिंग इवेंट है। आप लोगों ने एक काम करना है, कोशिश करनी है कि आइए ये जो 560 है ना, इसके सवालों को देखें, समझें, जहाँ पे आप लोग स्टक हों 560 को लेके मुझे बताएं, कल हम उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा बात कर लेंगे। डन? ये सिर्फ टाइम शॉर्ट है, नमाज सर पे खड़ी हुई है आके। ओके, अल्लाह दे बात।